मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइट के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम पहली 4 यूनिट्स लगभग पूरी कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर के अंतिम भाग ब्रायोफाइट्स के बारे में आज से हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद में ब्रायोफाइट्स में जो आपके सिलेबस में मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ब्रायोफाइटा एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसमें 2 भाग हैं, ब्रायोन और फाइटोन। ब्रायोन का अर्थ है मॉस, एक समुद्री घास जो समुद्र में बहुत बड़े आकार में पाई जाती है, और फाइटोन का अर्थ है प्लांट। तो मॉस लाइक प्लांट, मॉस के समान जो पादप है उनको ब्रायोफाइटा कहा गया है। ब्रायोफाइटा सामान्यतः स्थलीय भागों में पाए जाते हैं, लेकिन इनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना ये पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर या प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। ब्रायोफाइट में कुल 960 वंश हैं और लगभग 24,000 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले जो ब्रायोफाइट है उसके जीवन चक्र में 2 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाएं कहते हैं। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से स्पष्ट रूप से विभेदित होती हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग अलग पहचाना जा सकता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम विषम रूपी या हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फ मतलब रूप, अलग अलग रूप में पाए जाने वाली दोनों अवस्थाएं, युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद। जो मुख्य पादप है वो युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है, और जो रिप्रोडक्शन के पश्चात बनने वाला भाग है वो स्पोरोफाइट होता है। युग्मकोद्भिद अधिक स्पष्ट, बिल्कुल जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं, जिसके आधार पर हम पादप को क्लासिफाई कर सकते हैं, इस प्रकार की अवस्था है। ये हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, और ये आत्मनिर्भर होती है, स्वयं पोषी होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, अपना भोजन स्वयं निर्मित करती है। जबकि जो बीजाणुद्भिद है वह अवस्था जनन के बाद बनती है, रिप्रोडक्शन के बाद बनती है, और ये अवस्था पूरी तरह से युग्मकोद्भिद जो पहले वाली अवस्था है उस पर निर्भर होती है। कम समय जीवित रहती है, भोजन का निर्माण नहीं करती, आश्रय और भोजन दोनों के लिए यह युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती है। युग्मकोद्भिद जो पहली अवस्था है, जो मुख्य अवस्था है, वह अगुणित होती है, और जो बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक अवस्था है वह द्विगुणित होती है, क्योंकि उसका निर्माण नर और मादा युग्मकों के मिलने के पश्चात होता है। स्ट्रक्चरली अगर देखें, संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें युग्मकोद्भिद अधिक विभेदित होता है। ये थैलॉइड होता है, थैले के समान, इसमें जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होगा और आधार पर चिपका हुआ पाया जाएगा। इसका आधारीय भाग अधिक कोमल होगा और एक कोशीय मूलाभासों के द्वारा आधार से चिपका रहता है। राइजोइड्स पाए जाते हैं जो यूनिसेलुलर है, एक कोशीय है, और इनका काम पादप को आधार से चिपकाए रखना, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है। कुछ विकसित ब्रायोफाइट्स में पत्ती के समान उपांग पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडिसेस पाए जाते हैं, और स्तंभ के समान संरचना पाई जाती है। लेकिन
आधार पर मूलाभास ही पाए जाते हैं। अब मूलाभास के बारे में बात करते हैं। मूलाभास या राइजोइड्स एक कोशीय हैं, अशाखित हैं, अनब्रांच्ड हैं, और कुछ ब्रायोफाइट्स में, जो कि विकसित ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, उनमें यह बहुकोशीय भी पाए जाते हैं। मूलाभास का कार्य जड़ के समान है। मूल भास, हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ है आभासी मूल, जो मूल के समान दिखाई देती है। तो जो कार्य मूल का है, रूट का जो काम है, वो काम मूलाभास के द्वारा किया जाता है। यह पादप को आधार के साथ चिपकाए रखते हैं, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और पादप को स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। ब्रायोफाइट में मार्केशियल्स एक ऑर्डर है जिसमें मूलाभास के अतिरिक्त स्केल्स भी पाए जाते हैं। स्केल एक प्रकार की एक कोशीय मोटी संरचना है जो कि सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। पादप के वे कोमल अंग जिनके द्वारा पादप की वृद्धि होती है, शीर्ष पर जो पाए जाते हैं, उनके चारों ओर एक कोशीय मोटी बैंगनी रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम स्केल कहते हैं। एंथोसायनिन नामक पिगमेंट, जिसके कारण इनका रंग बैंगनी हो जाता है और इनका कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जल व भोजन का संवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किया जाता है। कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। इस गुण के कारण ब्रायोफाइट्स अभी अविकसित पादपों की श्रेणी में माने जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो प्रकार का जनन होता है, वेजिटेटिव और लैंगिक। कायिक जनन और लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो कायिक जनन है वो डेथ और डिके से होता है। पादप के पुराने भाग सड़ गल जाते हैं और जो नए भाग हैं, शीर्षस्थ भाग हैं, जहाँ पर कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं, वे नए पादप का निर्माण करती हैं। या कुछ पादपों में अपस्थानिक शाखाएं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस का निर्माण होता है और वे शाखाएं नए पादप का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार कुछ पादपों में ट्यूबर्स और गैमा, हम उदाहरण लेंगे मार्केंशिया का, जहां हम गैमा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक एडवांस प्रकार का होता है, प्रगत प्रकार का होता है। इसमें स्पष्ट रूप से नर व मादा जननांग निर्मित होते हैं और उनके द्वारा नर व मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। लैंगिक जनन ऊगेमस प्रकार का होता है। ऊगेमस के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। एक इस प्रकार का जनन जिसमें मादा युग्मक अचल प्रकार का होता है, नॉन मोटाइल होता है और अपने स्थान पर बना रहता है। नर युग्मक कशाबिका युक्त होता है और अपने स्थान से मादा युग्मक तक जल की सहायता से पहुंचता है। इस प्रकार का जनन ऊगेमस या विषम युग्मकी जनन कहलाता है और यह एक प्रकार का एडवांस या प्रगत प्रकार का लैंगिक जनन है। ब्रायोफाइट्स में नर जननांग एंथ्रीडियम कहलाते हैं, पूंधानी कहलाते हैं। ये एक विकसित प्रकार की संरचना है जो सवृंत होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, राउंडेड होते हैं या गदाकार होते हैं। और इन संरचनाओं के चारों ओर बंद कोशिकाओं का एक आवरण होता है, स्टेराइल सेल्स का एक आवरण होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम एंड्रोसाइट्स या पुंग कोशिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक पुंग कोशिका एक पुंमणु या एंथेरोजोइड का निर्माण करती है। इस प्रकार एक पूंदानी से हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है, पुंमणु का निर्माण होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, प्रत्येक पुंमणु एक मोटाइल प्रकार की संरचना है, चल प्रकार की संरचना है, जिसमें दो कशाभिकाएं
या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वह अपने स्थान से मादा युग्मक तक जल के माध्यम में गति करता हुआ पहुंचता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, स्त्री जननांग में, जिसे हम आर्कीगोनियम में स्त्रीधानी कहते हैं, एक फ्लास्क के समान संरचना होती है जो बहुकोशीय संरचना है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। प्रत्येक ब्रायोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्रकार की संरचना को प्रदर्शित करती है, जिसमें इसका आधारीय भाग फूला हुआ होता है जिसे हम वेंटर या अंडधा कहते हैं, जिसमें एग सेल पाई जाती है, और ऊपर का लंबा भाग जिसे हम नेक या ग्रीवा कहते हैं, जिसकी सहायता से नर युग्मक आर्कीगोनियम में प्रवेश कर मादा युग्मक को फर्टिलाइज करता है। अंडदा और ग्रीवा, जो आधारीय भाग है अंडदा और जो शीर्षस्थ भाग है ग्रीवा, उसके चारों ओर स्टराइल सेल या बंद कोशिकाओं से बना हुआ एक आवरण पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। हम पहले बात कर चुके हैं ब्रायोफाइट्स उभयचर हैं, एम्फीबियस हैं। इसका कारण ये है कि इनको अपना जनन चक्र या जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना इनका जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता। नर युग्मक जल के माध्यम से नर युग्मक धानी से मादा युग्मक धानी तक स्थानांतरित होकर तैरता हुआ पहुंचता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक है। जल के बिना फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाता है। निषेचन के पश्चात जायगोट बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी, द्विगुणित संरचना होगी, और जो जायगोट है वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाएगा, वो तुरंत विभाजन प्रारंभ करेगा। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनेगी, एक कोशिका जो नेक की ओर होगी और एक कोशिका जो अंडदा की ओर होगी। जो अंडदा की ओर कोशिका है वह नष्ट हो जाती है, और जो बाहर की ओर कोशिका है जो कि नेक की ओर थी, उसके द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के भ्रूण के विकास को बहिर्मुखी या एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो बाहर की कोशिका से निर्मित होता है, इसे हम बहिर्मुखी एम्ब्रियो या एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो कहेंगे। जो ब्रायोफाइट है उसमें जो भ्रूण का विकास है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, वो आर्कीगोनियम में ही होगा, स्त्रीधानी में ही होता है, और यहीं पर इस स्त्रीधानी के द्वारा ही, आर्कीगोनियम के द्वारा ही विकास के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण किया जाता है। यह पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है, भोजन के लिए, जल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए। जो स्पोरोफाइट है उसे हम 3 भागों में विभेदित कर सकते हैं। आधारीय भाग जिसे हम फुट कहते हैं, मध्य का भाग जो वृंत के समान है जिसे हम सीटा कहते हैं, और शीर्ष का भाग जहां पर स्पोर्स का निर्माण होगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा, कैप्सूल कहलाता है। तो फुट, सीटा और कैप्सूल के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण किया जाता है। कुछ सदस्यों में फुट और सीटा कम विकसित होते हैं, कुछ सदस्यों में सीटा अनुपस्थित होता है। वो जैसे जैसे हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे आपको बताते रहेंगे, परंतु स्पोरोफाइट को 3 भागों में स्पष्ट रूप से विभेदित किया जा सकता है। जो कैप्सूल भाग है उसमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, और प्रत्येक मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम मियोस्पोर या अगुणित बीजाणु कहते हैं। सभी बीजाणु एक जैसे होते हैं, सम बीजाणु, इसलिए इसे हम होमोस्पोरस या सम बीजाणुक कहते हैं। एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो आकार और आकृति, साइज और शेप में एक दूसरे के समान होते हैं।
कैप्सूल में इनका निर्माण होता है और परिपक्व होने पर कैप्सूल की भित्ति, वॉल ऑफ कैप्सूल जो है स्प्लिट हो जाती है, फट जाती है और ये बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। बीजाणु नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं, अचल प्रकार के होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता और ये वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इनका डिस्पर्सल एयर के द्वारा या वायु के द्वारा होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी तापमान और जल अनुकूल होता है, उस समय ये बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इनका अंकुरण एक विशेष प्रकार की ट्यूब के द्वारा होता है, जिसे हम जनन नाल या जर्म ट्यूब कहते हैं। जर्म ट्यूब के द्वारा ये बीजाणु अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार ब्रायोफाइट का जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो ये तो ब्रायोफाइट के कुछ सामान्य लक्षण थे, जनरल कैरेक्टर्स थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार करें। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा का शब्द सबसे पहले ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1864 में उपयोग में लिया था और इस ग्रुप में उन्होंने शैवाल, कवक, लाइकेन और मॉस 4 पादप समूहों को सम्मिलित किया था। परंतु धीरे धीरे कैरेक्टर्स के पता लगने पर और विज्ञान के विकास के कारण शैवाल और कवक थैलोफाइटा समूह में रखे गए और ब्रायोफाइटा समूह अलग बन गया। सबसे पहले इसका विभाजन आइकलर के द्वारा किया गया 1883 में। उन्होंने ब्रायोफाइट्स को 2 वर्गों में बांटा। ब्रायोफाइट्स को उन्होंने हिपेटेसी और म्यूसाई, हिपेटेसी वर्ड लिया गया हिपेटिक से और इन्हें सामान्य रूप से लीवर वर्ड्स भी कहा जाता है। ये पादप देखने में लीवर के समान, यकृत के समान दिखाई देते हैं, इसलिए हम इन्हें हिपेटेसी समूह में रखते हैं। और दूसरा समूह रखा गया म्यूसाई या मॉस। एंगलर ने 1892 में इन्हें फिर विभाजित किया। ब्रायोफाइट्स को उन्होंने हिपेटेसी और म्यूसाई में विभेदित किया। जो हिपेटेसी थी उसे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, मार्केंशियल्स, जंगरमैनियल्स और एंथोसेरोटेल्स। और म्यूसाई को फिर उन्होंने 3 ग्रुप में, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, स्फेग्नेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। एंगलर द्वारा दिया गया वर्गीकरण काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी समय तक इसको फॉलो किया गया, परंतु इसके पश्चात 1957 में प्रॉस्कर के द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया, जिसमें उन्होंने ब्रायोफाइट को 3 समूहों में बांटा, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लासेस बनाए गए और हिपेटिकोप्सिडा को फिर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, मार्केंशियल्स, स्फीरोकार्पेल्स, जंगरमैनियल्स और कैलोब्राइल्स। एंथोसेरोटोप्सिडा में एक ही ऑर्डर रखा गया, एंथोसेरोटेल्स, और ब्रायोप्सिडा में एक ऑर्डर रखा गया, म्यूसाई। तो इस प्रकार से प्रॉस्कर के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है वो उसे हम लेटेस्ट वर्गीकरण या सर्वाधिक पॉपुलर वर्गीकरण मानते हैं। तो ये था ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन। अगले लेक्चर में हम ब्रायोफाइट के पहले सदस्य जो कि आपके सिलेबस में है, मार्केंशिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।